मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए, आज का हमारा टॉपिक है भारत के जो प्रांतीय प्रदेश और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज यहाँ पर आपको कराई जाएगी, क्योंकि हम इसका अध्ययन ऑनलाइन आपको बताया जा चुका है, इसकी क्लास हो चुकी है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों पर ज़्यादा जोर दिया गया है और साथ ही साथ उनके अन्य विकल्पों की भी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। कैसे आपको सॉल्व करना है, ये आपका सिस्टम भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज जो हमारा है, आज जो है भारत के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश में पहला जो हमारा प्रश्न है वो स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत की भौतिक विशेषता के संदर्भ में कयाल है। कयाल क्या है, ये आपको पूछा गया प्रश्न है। ये कई बार आपके एग्जाम में आता है कि कयाल क्या है। कयाल शब्द आपका है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, कयाल है भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में। कयाल क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं कयाल क्या है। चलिए भाई, कयाल को देखते हैं। भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में कयाल क्या है, तो कयाल के बारे में यहाँ पर जानते हैं। आइए देखते हैं। ये पहाड़ियाँ हैं कि अप्रवाही जल है कि पर्वतीय दर्रे हैं, तो या घाटियाँ हैं, आपकी वैली हैं, क्या हैं यहाँ पर ये। तो आइए देखते हैं कयाल। कयाल के बारे में जैसे आपको जानना है, तो पहले यहाँ पर हम लोग उत्तर देख लेते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका है अप्रवाही जल। तो सबसे पहले हम सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर यहाँ पर है आपका अप्रवाही जल है। आगे हमें ये जानना है कि कयाल होता क्या है। कयाल का मतलब आपको पढ़ाया गया था कि ये जो हमारा प्रायद्वीप भारत है, यहाँ पर दो तट, एक आपका ये पूर्वी तट है, ये आपका क्या है पूर्वी तट है, और ये आपका क्या है पश्चिमी तट है। पूर्वी तट और अगला कौन सा है, पश्चिमी तट है। और दोनों तटों पर आपके बनते हैं झील, और झील एक प्रकार से ये क्या बन गई, झील। और झील यहाँ पर जो बनती है इसे पूर्वी तट पर लैगून कहते हैं, और इसे और पश्चिमी तट यानी पश्चिमी घाट पर इसे हम क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। मुख्य रूप से ये जो कयाल शब्द है ये प्रयोग होता है केरल में। यहाँ पर प्रयोग होता है केरल में, क्योंकि हमारा जो स्थल भाग है किनारे पर कटा फटा होता है, यानी कोई भाग आपका आगे होगा, कोई भाग इस तरह आपका क्या होगा पीछे होगा। तो आगे पीछे यहाँ पर होता है। तो आगे पीछे होने के कारण यहाँ पर बनती है एक रोधिका। एक क्या बनती है, रोधिका जिसे हम कहते हैं। और रोधिका ये सागर से आए हुए कंकड़ पत्थर से आपके बनते हैं। कंकड़ और पत्थर से ये क्या होते हैं, बनते हैं। और धीरे धीरे ये भाग एक अवरोधिका के रूप में बन जाती है, एक मेड़ जैसी ऊंची संरचना बनती है, और सागर का जल इसके अंदर प्रवेश करता है। यही आपका दिया गया है अप्रवाही जल यानी बैक वाटर। बैक वाटर का मतलब है यहाँ पर अप्रवाही कहा जाए, चाहे इसे हम पश्च जल कहें। क्या कहें, पश्च जल कहें। और ये पश्च जल यानी सागर के, जैसे यहाँ पर इतनी भूमि ये आपकी खाली है, ये आपकी रोधिका बन गई, और सागर का जल यहाँ पर अगर प्रवेश कर जाता है तो वही जल आपका क्या कहलाता है, ये पश्च जल आपका बनता है। और इसी को केरल तट पर हम कयाल कहते हैं, और इसी को पूर्वी घाट में हम क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। तो लैगून जैसे पूर्वी घाट पर आपका चिल्का है, चिल्का लैगून झील का उदाहरण, इसी प्रकार से पुलिकट आपका है, पुलिकट लैगून झील का उदाहरण बनती है। और यहाँ पर केरल में आपका बनेगा वेम्बनाद, वेम्बनाद। और इसी तरीके से अष्टमुदी। तो अष्टमुदी इन्हीं लैगून को केरल में, इसी पश्च जल को केरल में हम क्या कहते हैं, इसी पश्च जल को हम केरल में कहते हैं कयाल। तो ध्यान रखिएगा, यही है आपका अष्टमुदी। ये दो झीलें आपकी हैं जो कयाल का क्या बनती हैं, उदाहरण। ये उदाहरण बन गई आपकी। तो चलिए, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर आप प्रवाही अगर हिंदी में देखिए नहीं, तो बैक वाटर अगर आप देखते हैं तो आसानी से आप समझ जाएंगे, यही आपका है। चलिए, इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भाग, जैसे अभी आपका जो पहला प्रश्न था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, यहाँ से लगातार ये प्रश्न आपके लगातार एग्जामों में पूछे गए, चाहे कहीं कयाल करके कहीं लय गुण। तो इसी लय गुण कभी कभी इस तरह भी पूछ लेता है, पूर्वी तट पर जो लय गुण है पश्चिमी तट पर उन्हें किस नाम से जाना गया, ये आपका है कयाल नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट सब डिवीजन ऑफ द मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है। यहाँ पर ये पूछ रहा है मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है, तो कौन सा नहीं। यदि ये भी प्रश्न देखिए कई तरीके से एग्जामों में आया और इसको फिर घुमा के यही पूछा गया इस तरह से। देखिए फोर्थ शिफ्ट में आपका एसएससी में, तो वैसे भी एग्जाम में ये आपके प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं। कभी ये पूछ लेता है कि जो मेघालय का पठार है ये किस पठार का भाग है, कभी मेघालय न देकर इसे शिलांग पठार के नाम से भी पूछ लेता है। यहाँ पर ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा गया, आपके क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का उपमंडल नहीं है, क्योंकि इसी पठारी भाग में खासी भी है, जयंतिया भी है और गारो भी, यानी ये तो है। और यहाँ पर कौन नहीं है पूछ रहा है, उपमंडल नहीं है, तो उपमंडल यहाँ पर नहीं है, वो आपका होगा धनसिरी। वो कौन सा होगा, धनसिरी। तो धनसिरी के बारे में यहाँ पर ये धनसिरी क्या है अगर हम जाने, तो अभी हम लोग प्रवाह तंत्र में हम पढ़े थे धनसिरी, धनसिरी आपका सुवर्णसिरी। अब आपको अगर पढ़े होंगे तो याद आएगा सुवर्णसिरी, सुवर्णसिरी, धनसिरी, मानस, सुवर्णसिरी, धनसिरी, मानस, लोहित, ये सभी आपकी क्या हैं, लोहित, ये सभी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी है ये, यहाँ पर ये सहायक नदी है। और बाकी ये गारो, खासी और जयंतिया आपको बताया गया एक पठार जिसका नाम शिलांग पठार, या इसी को हम क्या कहते हैं, मेघालय पठार। मेघालय पठार कई बार ये पूछा गया, मेघालय पठार या शिलांग पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। प्रायद्वीप पठार का क्या है, प्रायद्वीप पठार का भाग है। और इसी पर आपकी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, यानी शिलांग राजधानी भी है, साथ साथ यहाँ पर गारो भी है, यहीं पर खासी भी है, और यहीं पर आपका क्या है, जयंतिया आपकी क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ये सभी यहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय पठार के ही भाग हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और ये जो आपका है ये भाग आपका अलग होता है, ये भी कई बार आपसे पूछा गया। मालदा गैप, मालदा गैप जो आपका कहाँ पर है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, मालदा गैप से अलग हुआ भाग है, मालदा गैप से पश्चिम बंगाल अलग होता है, इसलिए ये प्रायद्वीप पठार से हमें अलग प्रतीत होता है, लेकिन ये भाग किसका है, ये भाग है आपका प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। और गारो, खासी, जयंतिया, गारो की विशेषता आपको बताया गया है, यहीं पर इसी पहाड़ी पर मेघालय में कौन सा आपका वृक्ष है, इसी पहाड़ी पर मेघालय में आपके वृक्ष की अधिकता है, जिसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी पौधा यहाँ पर है आपका। तो अगला है ये खासी, खासी है अगर दक्षिण भाग में आपका मासिन राम, मासिन राम आपको बताया गया, मासिन राम। जयंतिया पहाड़ी ये आपका लिग्नाइट कोयला आदि के लिए प्रसिद्ध है। मासिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत का या विश्व का। तो इस प्रकार से ये सभी विशेषता है। तो गारो, खासी भी है, जयंतिया भी है, गारो भी है, लेकिन धनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये इसका उपखंड उपमंडल नहीं है। तो चलिए आगे इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। ये निश्चित है आपको ऐसे प्रश्न देखते रहिए, प्रश्न आपके सिर्फ है वही घुमा फिरा के पूछे जाते रहते हैं, और उनकी सारी विशेषताओं को यदि हम जान लेते हैं तो लगभग आप ये जो एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं हमें सफलता आसानी से मिल जाती है। तो निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट सराउंडेड बाय द दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। आपको ये भी बताया गया दक्कन का पठार जो है भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? यहाँ पर ये भी आपको बताया गया है और इसको हम फिर यहाँ पर व्याख्या कर दे रहे हैं। ये आपका भाग है, ये कटा फटा मान लीजिए गुजरात वाला भाग। और इधर जब हम देखते हैं एक भाग आपको ये बताया गया और बीच में एक भाग आपका ये बना, एक भाग आपका ये बना और यहीं पर आपको बताया गया था कि ये क्या है, नीलगिरी है आपकी, नीलगिरी। और यहाँ से आपका एक शुरू होता है ये भाग आपका पूर्वी घाट कहलाएगा। यहीं पर पहाड़ियाँ हैं, ऐसे पहाड़ियाँ आपकी फैली हुई हैं। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ ये नीलगिरी तक है और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ये आपकी नीलगिरी से नीचे तक फैली हुई हैं। ये आपका क्या है, और इसके बाद वाला भाग, ये जो भाग है आपका, ये भाग आपका क्या कहलाएगा, दक्कन का। यही आपका है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में अब हम देख रहे हैं कि ये आपका पश्चिमी घाट, ये क्या हो गया, पश्चिमी घाट। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। देखिए यहाँ से प्रश्न ये निकाला गया है। और ये आपका पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान आपका हो गया मैदान। ये भाग आपका पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। और बीच में आपका क्या है, ये आपका दक्कन का पठार। तो यहाँ पर तेलंगाना भी आ जाएगा। अब इस ग्राफ से आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर महाराष्ट्र भी आपका आ जाएगा, आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा। मध्य प्रदेश इसमें क्या है, घिरा नहीं है, मध्य प्रदेश घिरा नहीं है। यहाँ पर ये हो गया। अब कौन कौन से और घिरे हैं, कभी और भी प्रश्न आपसे पूछे। तमिलनाडु एक हो गया, एक क्या हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया। एक राज्य और आपका आ जाएगा जिसे हम कहेंगे कर्नाटक, जिसे क्या कहेंगे, कर्नाटक। एक राज्य आपका और आ जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, केरल। तो इस प्रकार से ये सभी राज्य आपके तो हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये आपके आंशिक रूप से अगर देखते हैं, लेकिन घिरे हुए नहीं। जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया घिरा नहीं है, तो घिरा कौन नहीं है, ये मध्य प्रदेश आपका घिरा नहीं है, ये आपको व्याख्या किया गया। चलिए आगे इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए इस तरह भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखिए जनसंख्या वहाँ ज्यादा होती है जहाँ क्षेत्र आपके क्या होते हैं, समतल होते हैं, मैदान अधिक होते हैं और उपजाऊ भूमि होती है, नदी घाटियां होंगी, उपजाऊ भूमि होगी। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या आपकी क्या होती है, अधिक पाई जाती है। तो आप इस आधार पर यहाँ पर विकल्प आपका उत्तर भारतीय मैदान एक दिया, एक द्वीप समूह दिया, एक हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, एक थार मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल हो गया। तो यहाँ पर आपका सबसे सही आपका विकल्प क्या होगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला। तो यहाँ पर उत्तर भारत का जो मैदान है, ये मैदान आपका क्या है भाई, समतल है। समतल भूमि होने के कारण यहाँ पर समतल और उपजाऊ भूमि है, इसलिए जनसंख्या यहाँ पर क्या होगी, अधिक होगी। क्योंकि उत्तर भारत के मैदान में विस्तृत आपका फैला हुआ है गंगा नदी घाटी, गंगा नदी घाटी और गंगा की सहायक नदियां यमुना, तो इसे हम कहेंगे यमुना नदी घाटी। और इन दोनों के बीच गंगा और यमुना दो आब, गंगा और यमुना दो आब क्षेत्र। और दोआब क्षेत्र आपका क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, इनकी सहायक नदियों से बना क्षेत्र है।
और इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उत्तर भारतीय मैदान में भौतिक विभाजन में सघन जनसंख्या वाला ये क्या क्षेत्र है। इसी प्रकार से देखिए एक और, जब विश्व की बात यहाँ पर कर लेता है, ये भी प्रश्न आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे हम कहते हैं हुआंग हो नदी एक आपका है, हुआंग हो नदी जो आपका है ये आपकी है चीन की। कहाँ की है, चीन की। और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व विश्व में अगर पूछता है तो हांगहो नदी घाटी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व विश्व में कहाँ, हांगहो नदी घाटी। कहाँ पर है ये, चीन में। और भारत में अगर पूछ ले गंगा नदी घाटी, और गंगा नदी घाटी आपका ये पूरा क्षेत्र उत्तर भारत का क्या कहलाता है, मैदान। तो ये प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो गया। और इसी के साथ साथ हम एक विश्व का भी जान लिए। अगला है जैसे द्वीप समूह यहाँ पर दिया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, थार मरुस्थल है। मरुस्थली जो इलाका होगा यानी थार का मरुस्थल शुष्क है, मिट्टी यहाँ पर शुष्क और शुष्क है। और ऐसे क्षेत्रों में वनस्पतियाँ कम होंगी, कम होती हैं, जीव जंतु भी आपके क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन थार मरुस्थल की भी एक विशेषता है, विश्व में सर्वाधिक जन घनत्व वाला ये क्या बनता है, मरुस्थल। एक प्रश्न ये भी पूछता है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जन घनत्व। तो यहाँ पर सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल जब पूछ ले, घनत्व वाला मरुस्थल, तो ये आपका प्रश्न क्या हुआ, उत्तर क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा थार मरुस्थल। ठीक है भाई, ये हो गया आपका, दोनों आपको क्लियर किया गया कि सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल अगर पूछता है तो थार मरुस्थल। लेकिन सर्वाधिक भौतिक विभाजन की दृष्टि से सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र भारत में उत्तर भारत का मैदान, कौन सी नदी घाटी, अगर नदी घाटी कभी दे तो गंगा नदी घाटी। विश्व में पूछ ले हुआंगहो नदी घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है। कौन सा कथन है जो भारतीय मरुस्थल के संबंध में क्या है, सत्य है। तो भारतीय मरुस्थल ये पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है, भारतीय मरुस्थल पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। एक विकल्प ये है, यह अरावली के दक्षिण पूर्व में स्थित है। एक ये आपका ये हो गया, यह अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। एक विकल्प आपका ये दक्षिण में अरावली से घिरा हुआ है। इस प्रकार से ये विकल्प हैं। और कई बार आप देखते हैं यहाँ पर जब हम सीधे सीधे पढ़ते हैं तो ये हम कहते हैं कि ये भाग जो गुजरात का आपका कटा फटा क्षेत्र है, और यहाँ से मान लो ये आपका राज्य शुरू होता है राजस्थान, और यहीं पर गुजरात के पालनपुर से आपकी शुरू होती है अरावली। अरावली का ये भाग, मान लीजिए ये पर्वत कौन सा हो गया, अरावली, ये अरावली पर्वत हो गया। अरावली पर्वत से इधर ये भाग आपका क्या कहलाएगा, पश्चिम, और अरावली का ये भाग आपका क्या कहलाएगा, पूर्व। अच्छा, यहाँ पर आपका थार मरुस्थल है। ये मरुस्थल आपका कौन सा है, मान लो ये थार मरुस्थल है। अगर ये थार मरुस्थल है तो थार मरुस्थल का ये भाग क्या होगा, थार मरुस्थल के किधर आपका अरावली है, तो थार मरुस्थल के पूर्व आपका अरावली है। यहाँ पर ये पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। ये तो आपका विकल्प गलत हो गया। ये अरावली के दक्षिण पूर्व में है। ये भी आपका, ये आपका मान लो ये अरावली का ये भाग आपका दक्षिण, ये भाग आपका उत्तर, और ये भाग आपका क्या कहलाएगा, ये भाग आपका कहलाएगा दक्षिण पूर्व। ये भी आपका क्या हो, गलत हो गया। अब ये भाग आपका, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भाग आपका क्या कहलाएगा, उत्तर और पश्चिम। तो ये आपका सबसे सही विकल्प क्या बन रहा है, उत्तर और पश्चिम। ये अरावली के उत्तर पश्चिम में है, क्योंकि इसका भाग देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा इसको अगर और ऊपर लिया जाता, थोड़ा सा यहाँ पर, ये अगर हम इसको कहते इस प्रकार से, तो इसका कुछ भाग यानी शुष्क भूमि कहाँ पर, हरियाणा में भी फैली है। कुछ शुष्क भूमि आपका कहाँ पर, पंजाब में भी आपकी क्या फैली हुई है। ये आपका थार का क्या हो जाएगा, मरुस्थल। तो अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है कहना सबसे सही होगा। ये दक्षिण में अरावली से घिरा है, ये आपका
सही विकल्प नहीं है। तो सबसे सही यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जो भाग आपको कह रहा है अगर उसका पता है, ये आपका अगर अरावली मान लें तो अरावली के या पूर्व या पश्चिम, सामान्यतः हम कहते हैं कि अरावली के पश्चिम भाग में क्या है, अरावली का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान है, मरुस्थल है। और ये किस दिशा में यहाँ पर दिया है, अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यही आपका विकल्प सबसे सही होगा, क्योंकि अरावली जो आपका है गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और ये यहाँ पर आपकी पहुँचती कहाँ तक है, दिल्ली रिज, दिल्ली रिज जिसे हम रायसीना हिल भी कहते हैं, रायसीन। तो ये आपका हो गया, यहाँ तक ये कटे फटे रूप में क्या है फैली हुई है, दिल्ली रिज भी इसे कहते हैं। तो चलिए आगे, भारतीय मरुस्थल थार के संबंध कौन सा कथन भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है, और इसे हम यहाँ पर थार और यही भाग, अब आगे पाकिस्तान, इसके आगे हम पहुँचते हैं तो कौन सा है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में इसे हम केलिस्तान के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र आपका केलिस्तान हो गया। चलिए इतना यहाँ पर आपसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला ये मरुस्थल भी है, अभी आपको बताया भी गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है, उसको भी यहीं पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसी थार मरुस्थल में एक प्रश्न आपके पूछता है, भारत में सर्वाधिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पूछता है, ये कहाँ पर, थार मरुस्थल। भारत में सर्वाधिक तापांतर कहाँ पर है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, ये पूछा भी गया एग्जामों में, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, थार मरुस्थल है, जहाँ पर क्या होता है सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो परसेंटेज में दिया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया एरिया। तो यहाँ पर ये आपका विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, ये आपका कई बार एग्जाम में आता रहता है, ये आपका है 2.4%। ये आपका कितना है, 2.4% है। और भारत का जो क्षेत्रफल है, अब इसके बारे में हमें जानना है, ये भारत का अगर कुल बात किया जाए, कुल क्षेत्र की बात किया जाए, स्थल और जल, ये पृथ्वी का बात किया जाए या स्थल जल दोनों को मिलाकर, तो इसे हम कहेंगे भारत का 0.58% भाग है। भारत जो है कितना, इतने प्रतिशत भाग। यदि भूभाग आपका पूछता है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है भूभाग, तो भूभाग आपका 2.4% है। भूभाग कितना है, 2.4% है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो आपका है, क्षेत्रफल में आपका कितना है, क्षेत्रफल में 7वां क्या है, स्थान है। भारत का क्षेत्रफल में कितना, 7वां स्थान है। तो ये हो गया आपका, ये ही आपका है, यहाँ पर सही आपका क्या होगा, 2.4%। यही पूछ रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की मानक यामोत्तर भारत के राज्य से होकर गुजरती है, यानी जो आपका है 82 डिग्री और 30 मिनट जो ईस्ट है आपका, ये कितने राज्य से गुजरता है, तो यहाँ पर है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड जिसे हम मानक समय रेखा भी कहते हैं। और यहाँ पर भारत की मानक यामोत्तर 82.5 जो पूर्वी देशांतर है, भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्नाटक दिया गया है यहाँ पर एक विकल्प मध्य प्रदेश दिया गया, एक पश्चिम बंगाल और एक पंजाब दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो आप लोग भाई बताइए, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भारत का ये प्रधान मानक यामोत्तर यानी 82.5 पूर्वी देशांतर है, ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उस आधार पर ये सही होगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा। अब इसे हम जानते हैं कि ये जो आपका है 82 ईस्ट जो आपका दिया गया पूर्वी देशांतर, ये आपका है पूर्वी देशांतर
इसे हम जानते हैं, ये भारत का क्या है, मानक समय रेखा है। यह भारत की क्या है, भारत की मानक समय रेखा है। और जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे, ग्रीनविच से कितना है भाई, ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आपका ये क्या है, आगे है, 30 मिनट आगे है। आगे हम क्यों, क्योंकि पूर्व का समय आपका क्या होता है, आगे होता है। और ये जो है प्रयागराज, प्रयागराज प्रयागराज के पास मिर्जापुर, प्रयागराज के पास मिर्जापुर से होकर, प्रयागराज प्रयागराज के पास मिर्जापुर से फिर पहुंचता है आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश। और एक राज्य आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर एक आपका राज्य होगा ओडिशा, ओडिशा। ओडिशा के बाद आपका होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये आपके हो गए कितने राज्य, 5, क्योंकि मिर्जापुर प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, से होकर क्या होती है, गुजरती है, से होकर गुजरती है। तो ये हो गया आपका 5 राज्य से होकर ये क्या होती है, गुजरती है। और सबसे करीब मिर्जापुर के पास। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का आपका एक है जिसे हम कहते हैं रीवा, मध्य प्रदेश का रीवा। इस तरह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सबसे नजदीक मिर्जापुर, प्रयागराज के पास मिर्जापुर, फिर कहाँ, रीवा आपका मध्य प्रदेश में है। और इसी प्रकार से ये आपका हमारे ये उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी कौन सी, लखनऊ। और लखनऊ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये 81 पूर्वी देशांतर पर क्या है, स्थित है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है, कौन सा आपका, लखनऊ। तो ये हो गया। आगे यहाँ पर अगर हम और जाने कि ये जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से 8 राज्य से गुजरती है, और ये जो प्रधान आपकी जो हमारी मानक रेखा है ये 5 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से, 5 राज्य। और कर्क रेखा कितने, 8 राज्य से गुजरती है, कौन, कर्क रेखा। ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, ये दोनों, जैसे ये आपका कर्क रेखा है और ये आपकी मानक रेखा है, ये मानक रेखा और ये आपकी क्या है, कर्क रेखा। ये दोनों स्थान जहाँ पर मिलती हैं वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़। वो आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे से क्या होती हैं, मिलती हैं। ये आपका निश्चित कभी न कभी आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं इसी प्रकार से। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो आपका है कौन सा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कि आपका यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य आपका है राजस्थान। और पूछा गया है किस दृष्टि से, क्षेत्रफल। तो इसमें आपका सही हो जाएगा राजस्थान। अब यहीं पर अगर सबसे छोटा पूछ ले तो सबसे छोटा आपका कौन सा होगा, सबसे छोटा आपका राज्य होगा ये आपका होगा गोवा। गोवा हो गया। क्षेत्रफल की ही बात हो रही, बात किसकी हो रही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जब बात संख्या की पूछ ले, ये उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या, यानी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या अगर पूछ ले, सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या अगर आपसे पूछता है तो वो हो जाता है आपका सिक्किम। कौन सा हो जाएगा भाई, सिक्किम राज्य। तो ये हो गया आपका, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, राजस्थान हो गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न की आपकी व्याख्या हो गई कि भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ये आपका हो गया राजस्थान। चलिए आगे इसी प्रकार से बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत की समुद्री तट रेखा
जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल हैं, लंबी है। देखिए कई बार देखिए प्रश्न पूछने का यहाँ पर अलग आपका देखिए तरीका पूछा गया कि जबकि ये सीधे सीधे भारत की समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल हैं, ये आपकी नाम दे दिया। और नहीं, इसके पहले ये भी आपसे पूछता है कि भारत में राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो राज्य और यहाँ पर आपकी नाम दे दिया कि भारत की समुद्री तटरेखा जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह सब शामिल हों, मतलब वही हुआ यहाँ पर। और उस दृष्टि से 75 यानी ये आपका हो गया, ये 75 16.6 किलोमीटर। जब हम इस तरह से ये प्रश्न आपका और पूछता है कि राज्य और केंद्र शासित राज्य, राज्य और केंद्र शासित राज्य, या कभी कभी ये पूछता है कि मुख्य स्थल, मुख्य स्थल, मुख्य स्थल और द्वीप, और क्या द्वीपों सहित, द्वीपों सहित कुल तटीय रेखा की लंबाई, तब आपका यही है। जब आपसे ये पूछ लेता है मुख्य स्थल, स्थल की, मुख्य स्थल, या आपसे कह दे कि राज्य, राज्य की, तो राज्य में आपकी सबसे लंबी हो जाती है गुजरात की। किसकी हो जाती है भाई? गुजरात। गुजरात राज्य की रेखा सबसे क्या है? तटीय रेखा सबसे लंबी है। अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं, अभी हमने गुजरात देख लिया, कौन सा? गुजरात। राज्य में आपका कौन सा है? गुजरात है। लेकिन जब इस तरह से, ये तो आपका हो गया, तो राज्यों की या मुख्य स्थल की 6100 किलोमीटर किसका बन रहा है? ये मुख्य स्थल, या इसी को हम कहें राज्यों की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? राज्यों की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, ये प्रश्न आपका बनता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर, ये हो गया आपका। लेकिन जब दोनों पूछा जाए तो ये इतना है 7516.6 किलोमीटर। और सबसे लंबी जो आपकी है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की, किसकी है भाई? अंडमान निकोबार की है। जब राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों को मिलाकर पूछेगा तो किसकी हो जाएगी सबसे लंबी? अंडमान निकोबार की। दूसरा आपका कौन सा होगा? गुजरात की। फिर तीसरा आपका होगा आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश। अब क्षेत्र के अनुसार पर कभी कभी दक्षिण भारत के राज्यों में अगर पूछ ले, क्योंकि दक्षिण भारत में गुजरात आपका नहीं आता, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में अगर पूछ रहा है, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब आपके जो हो गए, इनमें जो सबसे लंबी रेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। दक्षिण भारत के राज्यों में किसकी होगी? तो दक्षिण भारत के राज्यों में ये आपकी कौन सबसे लंबी होगी? तो राज्यों में आंध्र प्रदेश की है। तो चलिए ये सब चीजें आपको बताया गया। अब सबसे छोटी की बात अगर कर लिया जाए, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में आपका हो जाएगा, एक आपका है केंद्र शासित राज्य जिसे हम कहेंगे दमन, और उसके बाद एक आपका हो जाएगा गोवा राज्य। ठीक है, ये दमन केंद्र शासित राज्य है और गोवा आपका क्या है? राज्य है। तो इस प्रकार से सबसे छोटी, सबसे लंबी, कितने किलोमीटर, राज्यों की कितनी है, राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर कितनी लंबाई है, ये आपको यहाँ पर बताया गया। इस कई तरीके से ऐसे प्रश्न आपसे पूछते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंबाला से सुंदरवन तक का मैदान। अंबाला आपका पंजाब है, सुंदरवन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से कितने मीटर की है? 550 की है, 300 की है, 600 की है, 450 की है। कि इस तरह के प्रश्न आपके पूछते हैं। एसएससी का प्रश्न था, तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न भी आपसे देखिए पूछे जाते हैं। और अंबाला आपका कहाँ पर है? पंजाब में। अंबाला कहाँ है भाई? पंजाब। और बात कहाँ तक पहुँच गई? अंबाला से लेकर कहाँ तक? अंबाला से आपका हो गया सुंदरवन, सुंदरवन तक की बात हो गई। और सुंदरवन आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है
ये सुंदरबन का डेल्टा भी आपसे पूछ लेता है कि सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बनता है। कहाँ पर, भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में ये आपका फैला हुआ है। यहाँ तक जो यहाँ पर आपका है ढाल गिरावट मुश्किल से कितने मीटर, ये आपका है 300। उत्तर यहाँ पर आपका क्या है, 300 है। तो 300 मीटर तक की ढाल में क्या होती है, गिरावट होती है। और वैसे भी जब हम पढ़ते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, तो एक पंजाब और कश्मीर हिमालय है, और जिसे पंजाब और कश्मीर हिमालय कहते हैं। और नदियां हमेशा ढाल में बहती हैं, तो वहां से सीधे ढाल आपका किधर होगा, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां आपकी कहाँ पर आकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे चलते हैं भाई, यहाँ पर इसका उत्तर ये हो गया। चलिए इसी प्रकार से अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है। विच ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द वे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी, तो कौन सा, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, चंडीगढ़, फिर है लक्षद्वीप समूह, फिर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर कौन सा है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए ये बहुत कठिन नहीं है, यदि आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसका उत्तर मिल जाता है। जैसे ये आपको अभी हम 2 बार बता चुके, ये है आप बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और इसी बंगाल की खाड़ी में ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला है यहाँ पर आपका दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, और कौन से हो जाएंगे, दमन दीव। दमन दीव आपका हो गया। ये पहले अलग अलग केंद्र शासित राज्य, अब इनको क्या किया गया, एक कर दिया गया और एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। अगला है तो ये आपका है अरब सागर। ये कहाँ पर, ये पूरा अरब सागर का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है, अरब सागर का। अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ पर बीच स्थल से घिरा हुआ भाग है, जो पंजाब और हरियाणा की क्या है, ये आपका चंडीगढ़ आपका एक केंद्र शासित राज्य। चलिए पंजाब और हरियाणा राजधानी भी आपका है, ये आपका चंडीगढ़ हो गया। फिर अगला है लक्षद्वीप, ये स्थल से घिरा हुआ भाग है। ये किससे है, स्थल से घिरा, ये किसी भी स्थल से घिरा राज्य है। ये किसी भी आपका क्या है, जलीय क्षेत्र से संपर्क इसका नहीं है। तो ये हो गया आपका चंडीगढ़। अगला है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। ये आपका लक्षद्वीप समूह है। कई बार इसको बताया गया कि लक्षद्वीप है, फिर मिनिकॉय है, फिर मालदीव है, अमीन द्वीप है। ये आपका क्या है, लक्षद्वीप समूह आपका हो गया। ये भी कहाँ पर है, अरब सागर में। दादरा नगर हवेली भी कहाँ पर है, अरब सागर में। ये आपका जो पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ये आपका स्थल से घिरा हुआ क्या है, स्थल से घिरा हुआ भाग है। अगला है तो सही यहाँ पर क्या हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात अगर पुडुचेरी की करता तब आप क्या करते, तो यहाँ पर कभी कभी ये तमिलनाडु आपका है, तमिलनाडु, और यहीं पर आपका पुदुचेरी है। पुदुचेरी का मुख्यालय है, ठीक है। और माहे यहाँ पर है, माहे आपका यहाँ पर है। माहे, माहे आपका कहाँ पर है, केरल में। माहे कहाँ पर है, केरल में है। यनम, यनम आपका कहाँ, मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में तो हो जाता, लेकिन यनम, कराईकल, कराईकल, इन सबको मिलाकर बनता है एक केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी। लेकिन इसका मुख्यालय पूछा है तो मुख्यालय आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु, और ये माहे आपका कहाँ पर है, केरल में है। इन सबको मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बनता है जिसे पुडुचेरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है। देखिए यही प्रश्न आपका है, पूर्वी तट कहाँ स्थित है।
पूर्वी तटीय मैदान वही आपसे, वेयर इज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है, तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, महाराष्ट्र और केरल के बीच, दीव और केरल के बीच, खंबात की खाड़ी और कन्याकुमारी के बीच। तो यहाँ पर अभी आपको यही बताया गया कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट हमने आपको बताया। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पहले मैदान होगा, बीच में यहाँ पर आपका नीलगिरी ये होगा, ये क्या होगा आपका नीलगिरी होगा, और उसके बाद ये पूर्वी घाट की आपकी क्या होंगी, पहाड़ियाँ होंगी। ये आपका पूर्वी आपका क्या होगा, पूर्वी तटीय मैदान होगा, आपका कोस्टल प्लेन होगा आपका। तो यही आपका है। अब ये पूछ रहा है पूर्वी घाट और बंगाल, तो यहाँ पर ये घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी और इसके बीच आपका स्थित है पूर्वी तट, ये मैदान आपका, ये बंगाल की खाड़ी और इसके बीच में ये स्थित है। तो सही विकल्प आपका क्या हुआ, ये हो गया आपका। चलिए भाई, यहाँ पर सही विकल्प आपका ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह का निर्माण करते हैं। चलिए भाई, ये प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग फटाफट दीजिए। इसका उत्तर आप लोग को देना है, फटाफट दीजिए। तो ये आपका है, चलिए जैसे आपको आइए देखते हैं कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। बढ़िया प्रश्न है ये। वितरिका में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने के अवसाद के संग्रह का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण, विसर्प बनेगा, बाढ़ का मैदान बनेगा, डेल्टा बनेगा कि तटबंध बनेगा। देखिए यहाँ पर जो आपका, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से आगे बढ़ती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से जब मैदान में आती हैं, तो जैसे कभी देखते हैं हम एक आपका विसर्प, विसर्प आपका क्या होता है, जब नदियां लहराते हुए चलें, सर्प के आकार में चलती हैं, ऐसे क्षेत्र में फिर आगे आपका नदियों में, ये नदियों का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग, और ये मुख्य भाग आपका क्या कहलाता है, जिसे हम पेटा कहते हैं, पेटा। और जहाँ नदी की मुख्य धारा बहती है, जहाँ से जल लगातार बहता है, वही नदी का मुख्य भाग या पेटा होता है। और कहते हैं जब इस पेटा में या मुख्य धारा वाले भाग में अवसाद आपका जमा हो जाता है, अवसाद क्या हो जाएगा, जमा हो जाता है, तभी क्या आता है, तभी हो जाता है, तब नदी में बाढ़ आती है। तब नदी में क्या आती है, नदी में बाढ़, यानी आस पास के क्षेत्र में क्या हो जाती है, तब नदी के आसपास क्षेत्र में बाढ़। इस तरह इसे हम लिखेंगे कि नदी के आसपास क्षेत्र में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। आसपास के क्षेत्र में क्या आती है भाई, बाढ़ आ जाती है। क्यों, क्योंकि जब गाद जमा होता है तो उसका मुख्य भाग ऊंचा हो जाता है और नदियां तटबंध, अगला है ये तटबंध, नदी के किनारे, जैसे कोई नदी ये बह रही है तो इसके किनारे ऊंचे भाग बन जाते हैं, ऊंचे भाग, और इसी ऊंचे भाग को हम क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। नदी मुख्य धारा यानी मुख्य भाग से बह रही है, दोनों किनारे पर आपके क्या बन जाते हैं, तटबंध, ऊंचे भाग बन जाते हैं। जब यहाँ पर अवसाद जमा हो जाता है, अवसाद क्या होता है, जमा हो जाता है, तो ये जल तटबंधों को तोड़ देता है और तोड़कर आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, फैल जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, कि नदी में अब बाढ़ आ गई भाई। तो आप तटबंध भी बता दिया गया, दोनों किनारे नदी जब चलती है, दोनों किनारे पर ऊंचे भाग आपके तटबंध कहलाते हैं। मुख्य भाग जहाँ से धारा बहती है वो पेटा कहलाता है। और इसी में जब ढाल कम होता है कि ये विसर्प के आकार की चलती है, यानी सर्पाकार आकृति में आपकी बहने लगती हैं। अगला यहाँ पर है, तो बाढ़ के मैदान हम जान लिए, विसर्प भी जान लिए।
तटबंध भी समझ गए। यानी अब यहाँ पर उत्तर सही क्या होना चाहिए आपका? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि जब नदियां सागर में, यही नदी आपकी जा रही है और ढाल एकदम कम हो गया, जब ढाल कम हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं, जब ढाल कम हो जाता है तो कई भी तरीकाओं में इस प्रकार से बढ़ जाती है। ये धारा आपकी जा रही है और यहाँ पर ये सागर, सागर आपका फैला हुआ है। ये आपका क्या है? सागर। कई भी तरीकाओं में बढ़कर अपने मुहाने बनाती हैं और यहाँ पर सागर में गिर जाती हैं। ये नदी जल, ये जल ही भाग है और बीच में ये क्या बन गया? स्थल बन गया। बीच में ये क्या बन गया? स्थल बन गया। और ये स्थल लगभग त्रिभुज के आकार का है। इसी त्रिभुजाकार स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। और इसलिए डेल्टा का चिन्ह भी इसी तरह का आपका होता है कि त्रिभुजाकार स्थलाकृति आपकी क्या कहलाती है? डेल्टा। यही आपसे पूछ रहा है कि सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से किसका निर्माण हो जाता है? डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण करते हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा आपको बताया गया, सुंदरबन का डेल्टा बताया गया। इसी प्रकार से कुछ नदियां हैं जो पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा, जिसे हम कहते हैं पक्षीपाद, और इसके लिए विश्व में एक प्रसिद्ध है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो आपकी है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है, जो किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण, यानी पक्षी के पैर जैसी आकृति का डेल्टा का निर्माण करती है। तो चलिए, ये हो गया आपका। अब विश्व और भारत में बात कर लिया जाए कि अवसाद जो आपका यहाँ पर है, क्या है आपका? अवसाद जो आपका जमा होता है, तो सबसे ज्यादा अवसाद लेकर चलती है ह्वांग-हो। कौन सी नदी है? ह्वांग-हो। सर्वाधिक अवसाद विश्व की कौन होती है? ह्वांग-हो। और दूसरी कौन सी नदी है? दूसरी भारत में एक नदी जिसका नाम गंगा नदी, गंगा नदी है, जो दूसरी अवसाद ढोती है। तो यहाँ पर ये हो गया कि सर्वाधिक अवसाद लेकर चलने वाली चीन की ह्वांग-हो है और दूसरी भारत की कौन है? भारत की गंगा नदी है। तो ये है आपका डेल्टाओं का ये क्या करते हैं? निर्माण। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। चलिए, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? बढ़िया प्रश्न है भी। देखिए, कुछ है नहीं, सिर्फ प्रश्नों को इधर उधर घुमाते हैं और कुछ है नहीं, सब वही पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत के अंदरूनी भाग में, भारत के तटीय क्षेत्र में, भारत के पहाड़ी क्षेत्र में, भारत के द्वीप में। अब यहाँ पर क्या प्रश्न है कि किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? मौसमी अंतर से कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया कि जैसे अभी हम इसी को बार बार ये देखिए बना रहे हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की क्या है? खाड़ी है, ये ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरबियन सी है, अरब सागर है आपका, और यहाँ पर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। तो ये आपका हिंद महासागर है। अब ये स्थल भाग तीन ओर जल से क्या है? घिरा हुआ है। और जो स्थल भाग तीन ओर जल से घिरा होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। यानी गर्मियों में ना अधिक गर्मी होगी, ना ठंडी में या शीत ऋतु में अधिक ठंडी होगी। यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर। ये तटीय क्षेत्र, यही क्षेत्र आपके तटीय कहलाएंगे, तो तटीय क्षेत्र होगा नहीं। भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है, भारत के द्वीप, द्वीप में भी वैसी ही स्थितियां बनेंगी, ये भी आपका नहीं होगा। पहाड़ी क्षेत्र की बात अगर किया जाए, तो अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ये भी आपको बताया गया कि यदि ये कितना मीटर ऊंचा हो, 4000 मीटर यदि ऊंचाई है, तो उसका ऊपरी हिस्सा बर्फ से क्या होता है? ऊपरी हिस्सा बर्फ से ढका होता है। तो 4000 मीटर ऊंचा भाग, तो ये भी आपका क्या होगा? जब बर्फ से ढका रहेगा तो हमेशा एक जैसे समान ऋतुएं होंगी, तो मौसमी अंतर नहीं होगा। तो विकल्प क्या बचा? भारत के अंदरूनी भाग। अंदरूनी भाग का मतलब ये है कि जहां पर जो भाग स्थल से घिरे हों, जो भाग आपके क्या हैं? स्थल से घिरे हैं, स्थल से घिरे हैं, ऐसे क्षेत्रों में आपके क्या होती है? विषम जलवायु होती है। किस प्रकार की जलवायु? विषम जलवायु। ये प्रश्न
हमेशा सम और विषम जलवायु करके पूछता था। यहाँ पर विकल्प बदल दिया गया कि भारत के अंदरूनी भाग, वे भाग जो सिर्फ स्थल से घिरे हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार की मौसमी अंतर यानी विषम जलवायु में अगर ग्रीष्म ऋतु है तो खूब यहाँ पर क्या होगी, गर्मी पड़ेगी। अगर शीत ऋतु है तो शीत ऋतु में खूब यहाँ पर क्या होगी, ठंडी पड़ेगी। तो इस प्रकार की जलवायु कहाँ पर होती है, अंदरूनी भाग में होती है, स्थल से घिरे हुए भाग में होती है, विषम जलवायु वाले भाग में होती है। यहाँ पर उत्तर आपका ये सही हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसको, कि जैसे आप बात कर लें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और दिल्ली तक की स्थितियां आपकी यही बनती हैं कि यहाँ पर विषम जलवायु, ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मी खूब पड़ेगी, शीत ऋतु है तो खूब ठंडी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला हमारा क्या प्रश्न है भाई, देवका बीच जहाँ दूर तक फैली हुई काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य निर्मित करती है में स्थित है। ये बीच भी आ गया। चलिए भाई बीच भी देख लेते हैं। आइए, बीच आपके कई हैं, जिसमें प्रसिद्ध बीच भाई आपका जुहू तो आप सुने होंगे। जुहू बीच आपका, जुहू बीच कहाँ पर है, जुहू बीच आपका है मुंबई में, खूब प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि देवका बीच, बीच माने आपका सागर का किनारा क्षेत्र, जहाँ दूर तक फैली हुई काली रेत, यहाँ पर फिर यही कभी आपसे पूछ सकता है कि काली रेत अत्यंत सुंदर दृश्य दृश्य निर्मित करती हैं, ये कहाँ, ये बीच किस नाम से जाना जाता है, या कौन सा बीच है जिसका नाम है देवका वृक्ष। कौन सा, देवका, जो स्थित कहाँ पर है, दमन। कहाँ पर है भाई ये, दमन में। दमन अभी आपको बताया गया कि दमन में एक ऐसा बीच है जहाँ दूर तक एक काले रंग की क्या है, रेत फैली हुई है, जो सुंदर दृश्य को क्या करती है, निर्मित करती है। इसी प्रकार से मुंबई में प्रसिद्ध बीच कौन सा है, जुहू है, जुहू। और एक और ब्रिज है जो आपका बहुत प्रसिद्ध है, मैरीना ब्रिज है, जो बड़ा ब्रिज माना जाता है, ये आपका है तमिलनाडु में। मैरीना ब्रिज आपका कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये ब्रिज आपका हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, चलिए, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में रेलवे के अधिक विकसित नहीं होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। उत्तर पूर्वी अभी आपको बताया गया 7 राज्य जो आपके 7 बहन के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी भागों में रेलवे के अधिक विकसित नहीं होने के कौन से कारक, अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृतियां हैं, यानी विच्छेदित कटे फटे क्षेत्र में आपकी क्या फैली हुई स्थलाकृति हैं, घने जंगल हैं, कम जनसंख्या घनत्व है, भारी वर्षा और बार बार बाढ़ आना। ये सभी आपके क्या हैं, कौन से इसमें सही होगा। तो देखिए, कम जनसंख्या का यहाँ कोई मतलब विकसित रेल मार्ग से नहीं है, ये आपका गलत हो गया। बाकी आपसे क्या है, अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति है, ये सही है। ये पूरा क्षेत्र घने जंगल से क्या है, भरा हुआ है, और भारी वर्षा इन क्षेत्रों में होती है, बार बार बाढ़ आती है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के कारण क्षेत्र में। और यहीं पर आपका मासिन राम मेघालय का है, चेरापूंजी है, जहां सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा भी होती है। असम आपका दलदल भी क्षेत्र है। कई यहाँ पर विशेषताएं हैं, जिनमें एक आपका अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति से ही हो गया, घने जंगल भी यहाँ पर हैं, भारी वर्षा और बार बार बाढ़। 1 2 4 1 2 4 विकल्प आपका कौन सा है, चौथा है, यानी यहाँ पर सही आपका कौन सा हो गया, चौथा विकल्प आपका सही हो गया। और कौन सा इसमें नहीं हो सकता, ये कम जनसंख्या घनत्व, तो ये आपका नहीं है। तो चलिए, जिम्मेदार कौन कौन से हैं, अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति है, घने जंगल हैं, और वर्षा बार बार बाढ़ आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में एक पर्वतीय दर्रा है, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर घाटी को
बाहरी हिमालय और दक्षिण मैदानी इलाकों से जोड़ता है। चलिए भाई, यहाँ पर है कौन सा दर्रा है? अधिकतम ऊंचाई पर 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में एक पर्वतीय क्या है? दर्रा है। जो केंद्र पीर पंजाल, ध्यान रखना ये आपको बताया गया है, पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय से क्या करता है? हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। और आपको ये बताया गया है एक दर्रा है जिसका नाम आपका क्या है? बनिहाल। कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। ये ध्यान रखिएगा, बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा। तो चलिए भाई, यहाँ पर है ये माना दर्रा। आपका अगर पूछ ले तो माना दर्रा आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। माना दर्रा आपका कहाँ पर है? माना है, नीति है, नीति है, लिपलेख है, लिप लेख है, ये सभी दर्रे आपके कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। ये बड़ा लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार से ये जो जिला दर्रा है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार से ये प्रसिद्ध दर्रे हैं। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, कोंकण तट में रहने वाले लोग कोंकण तट तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते? तरंगित स्थलाकृत, सह्याद्री की हवा की दिशा में किनारे पर स्थित होना, तटीय स्थिति, मानसूनी जलवायु। देखिए अभी इसी की व्याख्या हम कर रहे थे कि कहाँ पर जब तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन परिवर्तन को ये बहुत ज्यादा क्या नहीं कर पाते? सामना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये स्थित है कोंकण तट आपका कहाँ पर? ये तटीय स्थिति है। ये स्थिति क्या है? तटीय स्थिति होने के कारण ये हम यहाँ के रहने वाले लोग मौसमी आवर्तन का सामना नहीं कर पाते। ये कोंकण पूछ लिया और इसी तरीके से पूछ लिया तो वहां पर विकल्प मुंबई वगैरह दे दिया था, तो मुंबई के लोग भी इसका अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि ये आपका जो कोंकण तट है, कौन सा तट है आपका? कोंकण तट। कोंकण तट ये पश्चिमी घाट में एक आपका होगा काठियावाड़, काठियावाड़ के बाद कोंकण और कोंकण के बाद कन्नड़, कोंकण के बाद कौन? कन्नड़। पहले हम कहेंगे काठियावाड़ और काठियावाड़ के बाद फिर कोंकण, कोंकण के बाद कन्नड़ और कन्नड़ के बाद मालाबार, मालाबार तट। यानी ये पश्चिमी जो पश्चिमी घाट ये तटीय मैदान है, मैदान कहेंगे, ये इन तटों में क्या है? विभाजित हैं। काठियावाड़ में, कोंकण में, कन्नड़ में, मालाबार। कोंकण जो है आपका महाराष्ट्र, कहाँ पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से शुरू होता है और आपका कहाँ तक? ये आपका न्यू मंगलोर जिसे हम कहेंगे, यानी कर्नाटक तक आपका ये क्या है? फैला हुआ है। कहाँ तक? कर्नाटक। ये आपका होगा। और इसी में जब हम दो कन्नड़ आपका विभाजित करते हैं तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के रोहा से, महाराष्ट्र के कहाँ से? महाराष्ट्र के रोहा से कोंकण रेलवे भी आपकी चलती है, ये तो कर्नाटक तक जाती है। लेकिन जो कोंकण तट आपका होगा मार्मागुआ, मार्मागुआ कहाँ तक? गोवा तक, मार्मागुआ गोवा तक। और यहाँ के लोग तटीय किनारे पर स्थित होने के कारण मौसमी आवर्तन का सामना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि स्थिति किस प्रकार की है? तटीय है, सागर से घिरे हैं, ऐसी स्थितियों के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा प्रश्न, उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भावर क्या है? देखिए कई बार आपसे पूछता है भावर नदी के किनारे के साथ पुराने जलोढ़ बाढ़ के मैदान से ऊंचे मेड़ों का निर्माण, वही मेड़ जो अभी हम आपको तटबंध बता रहे थे, निर्माण। फिर लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी बेल्ट जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है। नए जलोढ़ से बना है जो नदी के किनारे बाढ़ के मैदान का निर्माण। उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल का एक विस्तृत लंबा क्षेत्र। यहाँ पर जो आपका है, जैसे अभी हिमालय में एक ट्रांस हिमालय
फिर एक महान हिमालय, फिर एक आपका मध्य हिमालय, और एक आपका बताया गया शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक। तो ये आपका कौन सा है? शिवालिक है। ये आपका म से क्या हो गया? मध्य। और ये आपका बृहद हो गया, और ये आपका हो गया ट्रांस। ये क्या हो गया? ट्रांस। शिवालिक हिमालय से जैसे ही हम दक्षिण में आते हैं तो पहला तट आपका क्या कहलाता है? भावर। क्या कहलाता है? भावर। और ये भावर तट आपका फैला हुआ है 8 से 16 किलोमीटर के संकीर्ण पट्टी बेल्ट, जो सिंधु नदी, तीस्ता नदी से हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है। और ये भावर आपका होता है कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है। कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र, यानी शिवालिक से जैसे हम दक्षिण में आएंगे पहला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? भावर, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र। और जो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होगा तो यहाँ पर फसल नहीं होगी, फसल नहीं होती, लेकिन लेकिन लंबी जड़ों वाले पौधे होते हैं। लंबी जड़ों वाले क्या होंगे? जड़ों वाले पौधे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होता भाई? फसल नहीं, क्योंकि उपजाऊ नहीं। तो भावर क्षेत्र आपका हो गया। भावर से जैसे हम नीचे आएंगे दक्षिण में तराई होगा, और तराई के बाद वाला क्षेत्र आपका बांगर होगा, और बांगर के नीचे वाला क्षेत्र आपका क्या होगा? खादर। नदी के आसपास का क्षेत्र नवीन जलोढ़ आपका क्या कहलाएगी? खादर। नवीन जलोढ़ क्या कहलाता है? खादर। पुरानी जलोढ़ आपका क्या कहलाता है? पुरानी जलोढ़ आपका क्या कहलाता है? बांगर। और इसी प्रकार से निचली भूमि आपकी क्या कहलाती है? तो निचली भूमि आपकी क्या कहलाएगी? तराई। ये था आपका व्याख्या। और इस आधार पर ये आपका विकल्प दूसरा जो है, ये बेल्ट सिंधु नदी यानी तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के पश्चिम पूर्व दिशा में ये फैला हुआ कंकड़ पत्थर वाला भाग है। ठीक है, ये है। बाकी इसमें सभी ये जलोढ़ से बना नदी के किनारे, ये भी आपका गलत। उत्तरी भारत, दक्षिण नेपाल, ये भी गलत। नदी किनारे पुराने जलोढ़ बाढ़ के मैदान, तो पुराना जलोढ़ बाढ़ का मैदान ये आपका क्या लिखा गया है? बांगर कहलाता है। अब पूछा क्या गया है आपका? भावर पूछा गया है, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आज का ये हमारा प्रश्न, जो लास्ट प्रश्न भी आज का होगा। यहाँ पर हम देखते हैं भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है। देखिए इस तरह से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि सफेद पेट वाले बगुले, सफेद पेट वाले बगुले कहाँ पर होंगे? उत्तर पूर्व में होंगे, उत्तरी मैदान में होंगे, दक्कन पठार में, पश्चिमी तट में होंगे। तो यहाँ पर जो विशेषता है, सफेद पेट वाले बगुले आपके उत्तर पूर्वी मैदान में होंगे, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से इसी उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी भाग में एक प्रश्न और पूछता है, लंगूर आपके जो लंगूर सर्वाधिक होंगे। सर्वाधिक यानी विभिन्न प्रजाति के लंगूर भी आपके कहाँ पर होते हैं? विभिन्न सर्वाधिक यानी विभिन्न प्रजाति के ये लंगूर भी यहीं पर होते हैं, लंगूर होते हैं। ठीक है भाई। यहीं पर विशिष्ट आपका एक है जिसे हम कहते हैं कैट बियर, जिसे हम क्या कहेंगे? कैट बियर। कैट बियर इसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कैट बियर होगा आपका सिक्किम में। कैट बियर कहाँ होगा? सिक्किम में। कैट बियर होगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल। और यहीं पर आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, ये आपका हो गया। ये इसी क्षेत्र में आपके फेरी लंगूर, सुनहरा लंगूर, ये सभी लंगूर की प्रजातियां आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। जैसे आपका त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो इन सब क्षेत्रों में आपके क्या होते हैं? पाई जाती हैं। और इसी प्रकार से असम जो आपका है, एक विशिष्ट प्रजाति असम में भी है जिसे हम कहते हैं पिग्मी हॉग। तो ये सभी आपकी विशेषता हो गई। तो ऐसे विशेष जो हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं।
तो पूर्वोत्तर में इन सब विशिष्ट जीव भी हैं आपके। हॉर्नबिल भी है, हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाते हैं। तो इस प्रकार से ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न, और जिसके बारे में आपको ये बताया गया और लगभग यथासंभव हमने व्याख्या किया, और आपको ये भी बताया हम कि कहाँ पर कैसे सिर्फ प्रश्नों को घुमाया गया। कुछ आपके नए प्रश्न के साथ साथ कुछ उन प्रश्नों को इधर उधर करके पूछता रहता है। आप ध्यान दीजिए, और विकल्प की इस प्रकार से व्याख्या अगर कर लेते हैं तो काफ़ी हमारी तैयारी हो जाती है। तो आज का वही सफ़र यहीं पर आपका समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया हो तो इसके आपके ऐप पर भी हमारे आपको ये मिल जाएंगे, साथ ही साथ कुछ अन्य प्रश्न भी ऐप पर आपको मिलेंगे। तो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मित्रों को भी शेयर करिएगा। नमस्कार।